जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सवालों को कैसे डील करना है कम समय के अंदर, ये भी यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। परसेंटेज चैप्टर यहाँ पर लेकर आए हैं और अच्छे से सभी टाइप के सवालों को करने वाले हैं। पहला सवाल क्या दिया है, मान लीजिए कि x बराबर 6/7 है। मान लीजिए y इज इक्वल टू 1/x है, यानी कि जो y है वो x का रेसिप्रोकल है, 1/x है, यानी x जो भी होगा उसका उल्टा है। तो y x से कितना % अधिक है ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6/7 है। ये क्या हो गया x की वैल्यू। अच्छा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का उल्टा। अगर x हमारा 6/7 है तो y कितना होगा, 7/6 हो जाएगा, है ना, 7/6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू है हमारे पास x और ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर y। अब इसको डायरेक्ट अगर आप अधिक या कम देखेंगे तो झंझट पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो में बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे रेशियो लेकर हम लोग, है ना, सिंप्लीफाई करिए। 6 इधर आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होने तो ये हो जाएगा 36, 7 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 49, है ना। तो मतलब 36 और 49, x हमारा 36 है और y हमारा 49 है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि y ज़्यादा है, अधिक है। कितना ज़्यादा है देखिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 और 9 यानी कि 13 ये अधिक है किससे, 36 से अधिक है ना। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 36 हो जाएगा और इसी को हमें बदलना है यहाँ पर परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको बताया ही गया है बहुत पहले ही, है ना। 4 से काटिए, ये 9 बार में कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 25 बार में, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 25 दहाई 150, है ना, सॉरी 250 और 25 3 75। तो 250 और 75 मतलब 325 हो गया। तो ऊपर हो गया आपका 325 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 9। इतने % आएगा। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 9 3 27 बचा आपका 5 तो 55 हो गया। तो 9 छक्के 54, है ना, फिर पॉइंट लग जाएगा 36 पॉइंट, फिर यहाँ पर 1 बचा था तो 10 होगा, मतलब 36.11 आता जाएगा। तो 36.1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा अच्छे से किस टाइप के सवालों को किस तरीके से आपको लगाना है। दूसरा सवाल यहाँ पर देखेगा, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। मतलब यहाँ पर करना था उसको मल्टीप्लाई 5/8 से, सही वाला ये है, लेकिन उसने गलती से 8/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, यानी परसेंटेज एरर कितना होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/8 से। मतलब सही वाला जो था वो मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर 5/8 से, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया यहाँ पर 8/5 से, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू अलग आ गई होगी। अब यहाँ पर आप चाहे तो उस संख्या को x मान लीजिए या कुछ और मान लीजिए या फिर 1 मान लीजिए। तो अगर हम 1 से उसको गुणा करेंगे तो ये होगा, 1 से उसको गुणा करेंगे तो यही होगा, है ना। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, सीधे सीधे वही रेशियो ले लीजिए। रेशियो नहीं लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, बाकी आप कर सकते हैं। रेशियो लेंगे तो कितना होगा, 5 × 5 ये हो जाएगा 25, है ना, यहाँ पर हो गया 25 और 8 × 8 ये हो जाएगा आपका 64। यानी कि संख्या को मल्टीप्लाई करना था 25 से, कर दिया गया 64 से मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना ज़्यादा हो गया, मतलब कितने का एरर आया। तो एरर यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंस आएगा इनका, है ना। निकाल लीजिए, 14 में से 5 गया ये हो जाएगा 9 और 5 में से 2 गया यहाँ पर 3, 39 का यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। वो भी किससे, 25 से, है ना। तो 25 से ही ना ज़्यादा हुआ है, तो 25 से, क्योंकि ओरिजिनल हमारा यही है। डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल को रखा जाता है जब भी हम लोग परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये देखिए 4 बार में कट जाएगा और 4 चौको 16 मतलब 168 होता, लेकिन 4 कम हो जाएगा, सॉरी 160 होता, 4 कम हो जाएगा। तो 39 को 4 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा। 156 इज़ द करेक्ट आंसर।
मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, सभी को एक एक चीज़ डिटेल में समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखिएगा। वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपये का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। 2008 की बात है ये। यह 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था। ठीक है, 2007 में उनका वेतन कितना था, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। 2007 में जो भी वेतन रहा होगा उससे 25% अधिक मिला 2008 में, और 25% अधिक होके मिला कितना, इसके बराबर, है ना। पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू रेशियो से भी लगा सकता है, परसेंट से भी लगा सकते हैं इसको, है ना। देखते हैं, तो यहाँ पर 25% अधिक मिला। 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो 1/4 होता है ना। 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। मतलब वेतन था 2007 में 4 यूनिट, है ना। ये 2007 का वेतन है, और 4 से 1 अधिक हो गया। 4 में 1 अधिक करना मतलब 25% बढ़ाना, है ना, यही मतलब होगा इसका। तो 4 में 1 बढ़ाया गया मतलब 5 हो गया वेतन। कब, 2008 में। और 2008 में वेतन है कितना यहाँ पे, तो 48,580 रुपये। 48,580 रुपये, है ना। तो 5 की वैल्यू इतनी हो गई। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, 2007 का वेतन यानी 4 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लीजिए। इसको क्या करिए कि 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 1 की वैल्यू निकालिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, है ना। 5 नहीं हो 45, बचा 3 तो 35 हो गया, और 5 7 35। ठीक है, फिर 16 पंचे 80, ये हो जाएगा। और 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 की वैल्यू ये आएगी, 4 की वैल्यू ये आएगी। तो 16 चौके यहाँ पर लास्ट में होगा 64, और 4 7 28 का ये हो जाएगा 8, फिर 4 नहीं हो 36, 36 और 2 यहाँ पर 38। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया वो 38,864, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। आई होप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे इस सवाल में बिना किसी परेशानी के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए देखिए, यहाँ पे ये सवाल, भले ये परसेंटेज के सवाल है लेकिन इनको रेशियो से लगाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या का, ओरिजिनल नंबर का इतना हो जाता है। 122 से ही 1/2 हो जाता है। वास्तविक संख्या क्या होगी। पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, है ना। देखिए कितना होगा यहाँ पर, 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो 244, है ना। 244 प्लस 1 245 हो गया ये, तो 245 ऊपर हो गया। डिनोमिनेटर में आपका 2 होगा, लेकिन परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। काटेंगे तो 5 से कटेगा, है ना। 5 के अलावा तो किसी और से कटेगा नहीं। ऊपर 5 से काटिए, 5 चौके ये हो जाएगा 20, है ना। फिर बचा 5 9 45, है ना। और नीचे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 20 दूना यहाँ पर हो गया 40, यानी 49/40 हो गया। क्या बोला जा रहा है कि जोड़ने पर जो भी परिणाम मिला, जो भी रिजल्ट मिला हमें, वो ओरिजिनल संख्या का इतना हो जाता है ना। ओरिजिनल संख्या का बोला है, इसलिए ओरिजिनल संख्या आपकी नीचे रहती है। जिससे कंपैरिजन होती है वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में रहती है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ओरिजिनल वैल्यू, है ना। ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू, और अब इतना हो जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारा यहाँ पर था 40, लेकिन अभी वैल्यू कितनी है, 49। कितना जोड़ने पर हुआ है ये, अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना जोड़ने पर हुआ है ये बताइए। 40 में 9 जोड़ने पर हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ा गया है, 18। तो 9 की वैल्यू यहाँ पर 18 हो गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2। 18/9। हमें मूल संख्या पूछा था, वास्तविक संख्या पूछा था, जो कि ये वाला है 40 यूनिट। तो अगर 1 की वैल्यू 2 यूनिट है तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 दूना 80, है ना। तो 80 यहाँ पर हमारा ओरिजिनल संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवाल भी एक बढ़िया सवाल है। अब आप कॉन्सेप्ट अगर सीख गए हैं तो वीडियो को रोककर इसको लगाइएगा ज़रूर। सरकारी योजना में बिजली बिल का भुगतान देय तिथि से, मतलब जिस तिथि को जमा होती है उससे पहले जमा करने पर बिल की राशि पर 13.5% की कटौती मिलती है, यानी 13.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर आपका
बिल 100 रुपये है तो उसमें 13.5 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर रितु को 6,075 रुपये की छूट मिल जाती है ना। तो उसके बिजली बिल की राशि कितनी थी? बहुत सिंपल तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें सारी चीज़ें दे रखी है ना, बस हमें सॉल्व करना है। क्या है, अगर परसेंटेज में कटौती देखा जाए यानी कि डिस्काउंट देखा जाए तो 13.5%, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 6,075। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 13.5% की वैल्यू है वही तो यहाँ पर दिया गया है 6,075 के बराबर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है ना। अब क्या करिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, उसके बिजली बिल की राशि कितनी थी? 100% होगी, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 100% है ना, परसेंट की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू अगर देखा जाए तो 6,075 डिवाइड बाई यहाँ पर 13.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 135, और नीचे का पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 0 और चिपक जाएगा। अब हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करना यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क है, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो DS लगा सकते हैं क्या? 5 3 8 1 9, नीचे तो 9 आ गया यहाँ पर, है ना। 5 से एक बार काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 5 से इसको काटिए, कितना होगा? 5 दूना 10, है ना, और 3 हो गया तो 5 7 35, 27 आ गया, है ना। 5 से इसको काटिए तो कितना होगा? 12 पंचे 60, है ना, और यहाँ पर 15 पचे 75, तो 12 15 और 1 2 3 3 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका 27 हो गया, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर काटेंगे तो 27 से 4 बार जाएगा क्या? 4 बार चला जाएगा। कौन सा आएगा आंसर देखते हैं यहाँ पर, है ना, लगाते हैं। या फिर डायरेक्टली 27 से काटने से बेहतर है कि एक बार 9 से काट लीजिए, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। 9 से अगर काटेंगे तो नीचे तो 3 आ जाएगा, है ना। 9 से इसको काटिए तो 9 1 कम 9, है ना, बचा 3 तो 31 हो गया। तो यहाँ पर 9 3 27, बचा 4 तो 45 हो गया, 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 3 0 ये आ गया आपका। अब इसको काट सकते हैं तो 3 से 3 चौके 12, है ना, बचा 1 तो 15 हो जाएगा, तो मतलब 3 चौके फिर 12 नहीं 15 हो जाएगा ना, तो 3 5 15, ठीक है। 45,000 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो 45,000 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ से भी डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार जाएगा, तो उससे आपको इतना स्टेप नहीं लेना पड़ेगा आगे। क्लियर है? आगे चलिए। अब ये जो टाइप है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये टाइप हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टाइप में है ये कि आपको खपत, व्यय और यहाँ पर मूल्य, इन तीनों में रिलेशन वाला सवाल देता है। परसेंटेज दी गई रहती है, इनको कैसे करना है 2 तरीके आपको बताए जाएंगे, है ना। बहुत अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक्सपेंस है मतलब खपत, एक्सपेंडिचर यानी खपत व्यय, वो होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये है आपका व्यय यानी खर्चा, कितना रुपए खर्च हुआ किसी भी चीज़ को लेने में। ये है कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितने किलो कंज्यूम कर रहे हैं, कितने लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, और ये है उसका प्राइस। तो E = P × C, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इस टाइप का कोई भी सवाल आप बना लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, जो हमें दिया है उसका रेशियो बनाते चलिए, पहले कितना बाद में कितना, है ना। देखते हैं, एक आदमी ने चीनी की खपत मतलब क्या? कंजम्पशन। खपत के बारे में बोल दिया तो कंजम्पशन के बारे में हम लोग देखते हैं। 44 से ही 4% बढ़ा दिया, है ना। 44 से ही 4% यहाँ पर बढ़ा दिया। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ये 11.11% का 4 गुना नहीं है। 11.11% जो होता है वो 1/9 होता है। तो अगर 4 गुना ये है तो मतलब ये 4/9 होगा। डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। भाई देखिएगा, आपको
ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तब आप जल्दी कर पाएंगे। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 11.11% होता है। अब जैसे ये 44.44 है, मतलब इसका 4 गुना है, क्योंकि 11.11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा। मतलब इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी 4/9 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो 4/9 है ना। तो 44.44% क्या है, 4/9 है। मतलब क्या किया उसने, खपत को इतना परसेंट बढ़ाया, यानी ओरिजिनली 9 रहा होगा, 9 में 4 बढ़ा दिया वो। क्लियर, ठीक है। तो पहले कितना था यहाँ पर, कंजम्पशन 9 यूनिट था, खपत 9 यूनिट था, फिर 9 पे 4 वो बढ़ा दिया, यानी कि 13 यूनिट हो गया। हमने यहाँ पे रेशियो बना लेना है शुरू का और बाद का, पहले कितना था अब कितना है, जो चीज़ें दी गई हैं। तो सी हमें पता चल गया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि चीनी की कीमत P% से कम हो जाती है, कह रहा है P को ज्ञात कीजिए, व्यय स्थिर रहता है। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि व्यय यानी खर्च, एक्सपेंडिचर नहीं बदलता है ना। यही पॉइंट मेन है यहाँ पर, एक्सपेंस आपका नहीं बदलता है। तो अगर एक्सपेंस नहीं बदलता है तो एक्सपेंस के बारे में भी हमें कुछ चीज़ें पता चल गई। तो हम यहाँ पर एक्सपेंस के बारे में भी लिखेंगे। भाई एक्सपेंस नहीं बदलता है तो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, पहले भी एक अभी भी एक, पहले भी दो अभी भी दो, है ना, नहीं बदलता है। तो एक एक हमने मान लिया। अब हमें 2 चीज़ें मिल गई, हमें तीसरा निकालना है, यानी प्राइस, कीमत, है ना। इस फॉर्मूले से वो तीसरा चीज़ आप निकाल लीजिए। हम एक जनरल तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई टाइप के सवाल बनते हैं, आपको चेंज भी दे सकता है। अभी बोला कि एक्सपेंस स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी कभी बोल देगा कि व्यय इतना % घट जाता है, व्यय इतना % बढ़ जाता है, कुछ भी दे सकता है। तो हर एक के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ से प्राइस निकालना है, तो प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपेंस अपॉन कंजम्पशन, है ना। एक्सपेंस और डिवाइड में आपका सी हो जाएगा। तो एक्सपेंस अपॉन कंजम्पशन हमें करना है, तो यहाँ पर पी निकालिए, बताइए पी कितना हो जाएगा। एक्सपेंस अपॉन कंजम्पशन यानी 1/9, यही ना होगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस 1 है और कंजम्पशन 9 है। ठीक है, इधर भी उसी तरीके से करिए, 1/13 हो जाएगा एक्सपेंस अपॉन कंजम्पशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 एकम ये हो जाएगा 13, और फिर यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा। क्लियर, मतलब अब प्राइस को कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पर 13 से 9 करना पड़ेगा, 13 से प्राइस को 9 करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर एक्सपेंस जो है उसको कांस्टेंट रखना है तो। क्लियर, क्योंकि हमें यही तो पूछा गया था कि कीमत P% कम हो जाती है, वही परसेंट हमें चाहिए कि कितना कम हुआ है। तो 13 से 9 कम हुआ है, मतलब 4 हो गया है, मतलब 4 कम हुआ है, किससे, 13 से। तो डिनोमिनेटर में 13 होगा, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400% बन जाएगा। इसको थोड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कितना होगा, 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39 बचा 1 तो नहीं जाएगा, 30 बार जाएगा। तो 30 सही 10/13, 30 सही 10/13%, क्योंकि 30 एक ही जगह है, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ये है सबसे बढ़िया तरीका। लेकिन एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है ये यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई भी चीज़ इन तीनों में से एक चीज़ कांस्टेंट दे दे, ठीक है, मान लेते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद है ही, है ना। अब देखिए, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, हमें क्या दिया है, हमें ये चीज़ कांस्टेंट दिया है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दिया है। तो ये अगर कांस्टेंट हुआ, ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो P और C में कैसा रिलेशन बन गया, तो P और C में कैसा रिलेशन बन जाएगा, उल्टा, देख लीजिए, उल्टा रिलेशन। तो अगर कंजम्पशन का रेशियो जो भी होगा, प्राइस का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो कितना था, 9 और 13, तो प्राइस का रेशियो यहाँ पर 13 और 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल। यहाँ इस फॉर्मूले के साथ भी आप लोग खेल सकते हैं, अगर कोई एक चीज़ कांस्टेंट दिया है तो,
क्लियर हो गई। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट दिया है, ई और सी के बारे में बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि जिस रेशियो में एक्सपेंस बदलेगा उसी रेशियो में कंजम्पशन भी बदलेगा। तो ये सारी चीज़ें रेशियो की बात है ना। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और ये जो तरीका हम आपको बताए हैं यूनिवर्सल तरीका है, जनरल तरीका है, किसी में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट वाला चीज़ है तो यहाँ से भी आप लोग चीज़ें डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए देखिएगा, ये फ्रैक्शन वाले सवाल तो बहुत आसान से सवाल होते हैं, इनको आसानी से लगाया जा सकता है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश यानी न्यूमरेटर में 25% बढ़ाया जाता है और उसके डिनोमिनेटर में 10% कम किया जाता है, भिन्न का मान 15/16 हो जाता है, मूल भिन्न क्या होगी? ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें यहाँ पर निकालना है। मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पर x/y है, ठीक है। कह रहा है इसमें 25% बढ़ाया जाता है न्यूमरेटर में। 25% किसी भी वैल्यू को बढ़ाने का मतलब है 125% कर देना, क्योंकि ओरिजिनली कोई भी वैल्यू 100% होता है, 25% उसमें बढ़ाएंगे तो 125% हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर को कितना किया गया यहाँ पर? 125% कर दिया गया, ठीक। फिर कह रहा है डिनोमिनेटर में 10% कम किया गया। डिनोमिनेटर भी तो अपने आप में 100% होगा, उसमें 10% कम करेंगे तो ये बचेगा 90%, है ना। बस इतना करते ही वो फ्रैक्शन हो कितना जाता है? 15/16 हो जाता है। बस यहाँ से हमें x/y की वैल्यू निकालनी है और तो कुछ करना नहीं है ना। देखिए, अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो 18×5 ये हो जाएगा 90, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना। ऊपर ऊपर काट सकते हैं, या फिर 2 से काटिए इसको तो ये हो जाएगा 9। अच्छा, परसेंट से परसेंट भी ख़त्म होगा, 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 8। बराबर के इस पार और उस पार डिनोमिनेटर से कटेगा, न्यूमरेटर से कट सकता है। 5 से कटेंगे दोनों न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 5, है ना। अब सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें x/y चाहिए ना, x/y चाहिए। 9 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 27, और 5 आपका ऊपर है तो नीचे आएगा, 5×8 40 हो जाएगा। तो 27/40 ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें, है ना, कि सवाल उसी टाइप का है या नहीं है। E=P/C उसी पे डिपेंडेंट है। कैसे है समझिए जाइए। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाती है। प्राइस हमें पता चल गया कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, तो पहले लिख लेते हैं प्राइस के बारे में, है ना। 20% कम होने का मतलब क्या है कि 5 से वैल्यू 4 हो जाना, है ना। 20% कम होने का मतलब यही है, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है ना, 20/100 मतलब 1/5, यानी 5 से वैल्यू 1 कम हो जाएगी, तो 5 से वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। रेशियो पता चल गया पी का। फिर कह रहा है सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। कब? जब प्राइस कम हो जाती है तब, 960 रुपये में ही, है ना। यानी कि खर्च वो किसी भी चीनी पर जो खर्च कर रहा है वो 960 रुपये ही खर्च कर रहा है, लेकिन चूंकि प्राइस कम हो गई तो उसी 960 रुपये में अब उसको चीनी अधिक मिल जाएगी, क्योंकि चीनी की कीमत कम हो गया है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। यानी कि ये जो 960 रुपये है ये फिक्स है, ये एक्सपेंस है, मतलब चीनी पर किया गया खर्चा है जो कि फिक्स है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो एक्सपेंस आपका क्या हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि E=P/C होता है ना, E=P/C होता है। तो अगर हम C यहाँ से निकालना चाहें तो C क्या हो जाएगा? E/P हो जाएगा, है ना, E/P हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेंस यहाँ पर कांस्टेंट हो जाए, तो एक्सपेंस कांस्टेंट होने पर जो C और P का रिलेशन है वो इन्वर्स में हो जाएगा कि नहीं। यानी जो रेशियो आपका यहाँ पे प्राइस का होगा वह उसका उल्टा रेशियो आपका C का होगा, यानी कंजप्शन का होगा, यानी कि खपत का होगा। यानी कितना चीनी अब वो खरीद पा रहा है, अधिक या कम या जो भी है, पहले कितना खरीद पा रहा था अब कितना खरीद पा रहा है। तो कंजम्पशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा।
क्योंकि प्राइस यहाँ पर उल्टा हो रहा है सी के मामले में। तो प्राइस हमारा 5 से 4 हो रहा है तो कंजम्पशन हमारा 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि अब वो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। कितना यूनिट? यहाँ पर 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। भाई 4 से 5 खरीद पा रहा है, पहले 4 किलो ही खरीद पा रहा था, अब 5 किलो खरीद पा रहा है जैसे ही प्राइस कम हुआ, तो यानी 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक खरीद पा रहा है? 6 केजी। तो 1 की वैल्यू 6 केजी है। हमें पूछा क्या है? चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा? घटा हुआ मूल्य हमें निकालना है ना। तो ये बताइए कि वो अभी खरीद कितना पा रहा है ना, क्योंकि प्राइस घटने के बाद अब कितना खरीद पा रहा है वो। तो बताइए 1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 छक्के 30 हो जाएगा, 30 किलोग्राम। मतलब 960 रुपये में वो 30 किलोग्राम खरीद पा रहा है। तो 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम बोला है ना, यानी 1 किलोग्राम का कीमत हमें चाहिए। 960 रुपये में 30 किलो, तो 1 किलो का कीमत कितना हो जाएगा? काट लीजिए इसको, कितना होगा? 32, है ना। यानी 32 रुपये पर केजी, 32 रुपये पर केजी यहाँ पर ये घटा हुआ कीमत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको बढ़ा हुआ कह रहे हैं, ओरिजिनल कीमत चाहिए, पहले वाला कीमत चाहिए, तो आप यहाँ का निकालिए कि पहले आप कितना खरीद पा रहे थे। तो 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 24, है ना। और 4 की वैल्यू अगर 24 है, मतलब 24 किलो पहले खरीद पा रहे थे, तो पर केजी कितने रुपए का पड़ रहा था? क्योंकि 960 रुपये खर्च हो रहा था, तो 960 डिवाइड बाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 24 चौक 96, यानी कि 40 रुपये हो जाएगा। तो पहले 40 रुपये पर केजी मिल रहा था, अब यहाँ पर 32 रुपया पर केजी मिल रहा है। समझ में आ गया? तो इस टाइप के सवाल में भी इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, एसएससी जीडी 2025 का सवाल है, यानी एकदम लेटेस्ट है। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं, ऐसा सवाल परसेंटेज के अंदर बहुत सारे करवा चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता चुका है, ठीक है। तो जो लोग क्लासेस करते हैं रेगुलरली, वो सवाल उनके लिए ये जो सवाल है उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है, आराम से लगा लेंगे। कह रहे कि एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को 25% अंक मिलते हैं और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्लियर है? तो अगर उसे 25% नंबर मिलेगा तो 68 नंबर से फेल हो जाएगी, यानी कि पासिंग मार्क्स जो भी रहा होगा उसे 68 नंबर कम पाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, उसको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो थे उससे 42 नंबर अधिक मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पासिंग मार्क्स 70 नंबर का है तो 70 से 42 नंबर उसको अधिक मिल जाता है। परीक्षा के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, पूर्णांक कितना होगा, क्योंकि पूर्णांक 100% होगा, ठीक है। यही तो हमें चाहिए। ध्यान से सुनिए कैसे लगाना है इसको, है ना, क्योंकि सवाल पढ़ के तो कठिन लग ही रहा होगा, बल्कि बहुत आसान है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है ये आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है। अब अगर इससे 25% अंक वो प्राप्त कर रहा है ना, कितना नंबर पा रहा है? 25% नंबर पा रहा है, यानी इससे वो कम पा रहा है। कितना कम पा रहा है? जितने से फेल हुआ वो, यानी कि 68। तो 68 नंबर यहाँ पर कम पा रहा है ना, माइनस लिखे हैं कम के लिए। फिर यहाँ पर वो क्या किया कि अब उसको 50% मिल रहा है, तो जैसे ही 50% मिला वो पासिंग नंबर से ज़्यादा नंबर ले आया। और कितना ज़्यादा नंबर ले आया? 42 नंबर यहाँ पर ज़्यादा ले आया, है ना, तो प्लस का 42। अब हमें सीधे सीधे डिफरेंस ले लेना है। यहाँ से यहाँ का परसेंटेज में डिफरेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ नंबर की डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो 50% और 25% में कितने का अंतर है? 50 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25%, है ना। तो 25% अंतर आया, और यही अंतर अब किसके बराबर होगा? इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन गलती कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सीधे सीधे 68 में 42 घटा देते हैं, आ जाता है आपका यहाँ पर 26, जो कि गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से
42 ज़्यादा है ये, यहाँ से 68 कम है ये, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर देखा जाए कितने नंबर हैं तो इसमें और इसमें का अंतर नहीं, आपको जोड़ना पड़ेगा तब। या फिर आप सीधे ऐसे कह सकते हैं, आपने साइन तो लगा ही रखा है, कम के लिए माइनस, ज़्यादा के लिए प्लस, तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस लेना है। तो 42 है और -68 है, इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए एक माइनस और लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 42 और 68 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, है ना। यानी कि 110 नंबर का अंतर है यहाँ पर। तो 25% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 110 नंबर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, यानी पूर्णांक चाहिए, जो कि 100% होता है। तो 100% ये 25 है, 4 गुना करेंगे तो 100 पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसका 4 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100%, और इधर 4 गुना किए हैं तो इधर भी 4 गुना, तो 110 का 4 गुना कितना होगा, 440 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक जो था वो 440 नंबर था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। परसेंटेज में दोस्तों एक ये टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा है यहाँ पर सेविंग। जितना भी कमाएगा या जितना भी इनकम होगा उसका, उसमें से या तो वो कुछ % यहाँ पे बचा लेगा और कुछ % उसी में से खर्च कर देगा, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो जो इनकम होगा वो किसके बराबर होगा, वो 2 पार्ट में बटेगा, खर्च में यानी एक्सपेंस में, प्लस यहाँ पर सेविंग में। ये दोनों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। आई इक्वल टू यानी इनकम इक्वल टू आई इक्वल टू व्यय प्लस बचत, ये होता है फॉर्मूला यहाँ पे। अब इसको कई सारे तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे सिंपल तरीके की यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। कह रहा है कि अपनी आय का यानी इनकम का, पहले तो ये चीज़ लिखिए आप, है ना, क्योंकि ई प्लस एस इक्वल टू क्या होगा, आई होगा, है ना। तो ई यानी एक्सपेंस प्लस यहाँ पर इनकम, थोड़ा दूर में लिख लीजिए, प्लस सेविंग, है ना, प्लस सेविंग इज इक्वल टू यहाँ पर इनकम हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ के इसके बराबर करना है। पहली बात ये कह रहा है कि आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, 80% खर्च करने का मतलब क्या हुआ, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5, है ना, 4/5, 80/100 मतलब 4/5। तो आय का बोला है यानी इनकम का बोला है, जिसका बोला जाए वो वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि ये आपका इनकम है। तो 5 का वो 4 ख़त्म कर देता है, व्यय कर देता है, यानी कि 5 कमाया, इनकम 5 और एक्सपेंस यानी कि यहाँ पर 4 वो खर्च कर दिया। 5 का 80% 4 आ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट वो खर्च कर दिया। तो बचाया कितना होगा भाई, 5 कमाया, 4 खर्चा किया, तो 1 यूनिट बचाया होगा वो, है ना। तो ये बात हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़िए। क्लियर, कह रहा है कि उसकी आय 30% बढ़ जाती है। जैसे जैसे बोला है उसी के नीचे जस्ट वही चीज़ लिखते जाइए। ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है इस सवाल को लगाने के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि आय 30% बढ़ जाती है, यानी इनकम 30% यहाँ पर बढ़ाइए आप। ठीक है, इनकम को हमने क्या किया, प्लस का 30%, हाँ प्लस माइनस जरूर लगाते रहिएगा। ठीक है, बढ़ गया 30%। फिर बोला गया उसका व्यय यानी एक्सपेंस भी 10% बढ़ जाता है तो प्लस लगाएंगे, घट जाता तो माइनस लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेंस को यहाँ पर 10% बढ़ा लीजिए। अब बोला जा रहा है उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी, बचत मान लीजिए सेविंग यहाँ पर x% बढ़ जाएगा। अब सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 40% हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 1 × x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर 5 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पंचे यहाँ पर 150% आ जाएगा, है ना, ये परसेंट में आएगा। अब इसके बाद एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके बराबर कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x कितना आ जाएगा,
x इज इक्वल टू 150, 40 उधर जाएगा तो घटेगा, 150 में से 40 घटाएंगे तो 110% आ जाएगा, यानी कि जो हमारा बचत होगा वो 110% यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के सवालों को लगाने का ये तरीका सबसे बढ़िया है, इसी तरीके का उपयोग करिएगा, कम समय में ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला तरीका है ये। एक ये भी टाइप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। इसमें कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई, यानी प्राइस को 20% कम किया गया, तो उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, यानी कि सेल 80% बढ़ गई। जैसे ही हमने यहाँ पे 20% प्राइस कम किया, तो जैसे पहले 100 रुपये 100 यहाँ पर आर्टिकल बिक रहा था, अब 80% बढ़ के 180 बिकने लगा, है ना। इसका मतलब ये है, 80% बढ़ने का मतलब ये है। राजस्व में शुद्ध प्रभाव क्या होगा? राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में कितने परसेंट की कमी या फिर यहाँ पर वृद्धि आएगी, कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा, कितना परसेंट डिक्रीज़ होगा, है ना। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि वही चीज़ है ना, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि जो रेवेन्यू है वो क्या होगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो प्राइस और इनटू यहाँ पर सेल, है ना, बस यही है। जैसे इक्वल टू पी इंटू सी होता था, वैसे इसमें भी है, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू सेल हो जाएगा, बस ख़त्म कहानी। इसी से हमें लगाना है। तो देखिए, वस्तु की कीमत मतलब प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 5 से 1 कम हो रहा है। तो प्राइस यहाँ पर 5 से 1 कम होके 4 हो जाएगा, पहले और अब का लिखना है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, उसकी बिक्री यानी कि सेल। तो सेल बताइए, 80% बढ़ गई, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, यानी 5 से 4 बढ़ जाएगा। तो पहले 5 था सेल, 5 ठो आर्टिकल बिकता था, 5 ठो पेन बिकता था, अब 5 से 4 बढ़ा दीजिए, यानी कि 9 पेन बिकने लगा। जैसे ही प्राइस कम हुआ, यहाँ पे बिक्री बढ़ गई। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेवेन्यू। रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू सेल, मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेवेन्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ प्राइस इंटू सेल यहाँ करेंगे तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25, है ना। यहाँ 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36, यानी कि रेवेन्यू 25 से 36 हो जाएगा। कितना बढ़ा बताइए, 11 बढ़ गया, किस पर, 25 पर, है ना। 25 से 11 बढ़ गया, ठीक है। तो 11/25 इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमें मल्टीप्लाई 100% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4 बार में, और 11 चौक 44, तो 44% यहाँ पर बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा यहाँ पर ये सवाल, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष जनसंख्या में 4% बढ़ी और दूसरे वर्ष 4% कम हो गई। ठीक है, बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ है, ध्यान से देखिएगा कि भाई जनसंख्या थी कितनी, जनसंख्या थी यहाँ पर 15,62,000, है ना, 15,62,500, ठीक है, इतनी थी। पहले साल 4% बढ़ा, यानी 104% हो जाएगा, तो 104 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे साल यहाँ पर 4% कम हो गया, तो 4% कम होने का मतलब क्या है कि 96% हो जाना, क्योंकि भाई बढ़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो अपने आप में 100% होगी, उसमें 4% अगर कम होगा तो 96% ही बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 96%, ठीक है। तो यहाँ पर 96% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन करने लगे तब तो हो गया, है ना। अगर एक चीज़ देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर इस वाले वैल्यू में आपको 3 दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 32 3 96 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 3, तो मतलब अब 3 तो नीचे कहीं से कटेगा है नहीं, यानी कि 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होके ही आएगा, यानी कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई हैं वो 3 का मल्टीपल होगा, जो भी हमारा आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका 3 का मल्टीपल है, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 6 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 5 1 6 भी कट जाएगा 3 से, तो ये ऑप्शन हो सकता है।
फिर इसके बाद 6 और ये 6, 12, 3 से कट जाता है, ये भी हो सकता है। तो ये 6 6 है ना, कट जाएगा 3 से, 1 नहीं कट पाएगा, तो ये आपका आंसर कतई नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं होगा। 6 2 8, 8 6 14, 14 भी आपका नहीं कटता है 3 से, तो ये आंसर भी नहीं। इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा करेक्ट है। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे और दिमाग लगाया जाए, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से। बड़ी वैल्यू को मत देखिएगा, छोटे किसी वैल्यू को देखिए। जैसे ये 104 है ना, 104 में आप कोई हिडन एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो नीचे से कहीं से कटता ना हो, है ना। तो अगर देखा है तो 13 8 104 होता है ना, 13 है इसमें, मतलब 104 जो है वो आपका 13 इंटू 4 है, 13 इंटू 8 है ना। यानी कि जो भी हमारा वैल्यू होगा उसमें 13 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, 13 से काट के देख लीजिए कौन सा आंसर कट रहा है। अब बड़े गौर से देखिए इसको, अगर इतने को हम 13 से काटेंगे या 13 से काटना स्टार्ट करें हम 15,60,000 को, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, है ना। 15,60,000 है हमारे पास, इसको काटेंगे किससे, 13 से, कितना होगा, 13 कम 13 बचा 2 तो 26 हो गया, 13 दूना 26, फिर आपका 4 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन था वो 13 से कट गया। जब 13 से कट गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक बार ज़रा इस पे नज़र डालिए, ये आपका 13 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि 156 तक तो 13 से कट जाएगा, फिर आपका 3000 आ जाएगा, तो वो 13 से नहीं कट पाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत जगह काम करती है अगर आप सही से चीज़ों को लगाते हैं तो। हालांकि इस सवाल में आप डिजिटल सम भी लगा सकते थे, बड़े आसानी से वो भी काम कर जाता। चलिए एक बार बता देते हैं डिजिटल सम लगाएंगे कैसे, है ना। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का जोड़, जो भी हमारे पास अंक दिए गए हैं उनको जोड़ना। पहले ऑप्शंस का डीएस निकालिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, जितने डिजिट्स मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है ना, क्योंकि 9 से किसी को भी जोड़ेंगे आपका डिजिटल सम नहीं बदलेगा, है ना। देखते जाइए, तो 6 और 3 मिलाकर 9 हो जाता है, ख़त्म कर लीजिए। 5 1 6, फिर उसमें 0 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा, मतलब 6 आ गया। इसका डीएस 6 आया। यहाँ देखिए 5 1 6 6 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो ये 12 ही रहेगा। अब 12 को हमें एक डिजिट में लाना है ना, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब यही होता है, 12 है तो इसको फिर जोड़ेंगे, 1 और 2 3, मतलब इसका डीएस कितना आ गया, 3 आ गया। गौर से देखते जाइएगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, इसको देखिए 6 2 8 1 9, मिल गया 9, ख़त्म हो गया, बचा 5, तो इसका डीएस 5 आ गया। इसको देखिए 5 1 6 6 12 1 13, 13 का मतलब 1 और 3 फिर जोड़ेंगे तो 4 आएगा। हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आया है। अब सीधे सीधे अपने इसका डीएस निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे इन सब का डीएस देखिए, 6 2 8 1 9 ख़त्म हो गया, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 है ना, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। 9 6 15, या फिर 9 को काट दीजिए तो बचा 6, ये आ गया 6। डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 आना भी चाहिए, है ना, तभी हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं। 1 इसको भी जोड़ेंगे तो 1, इसको भी जोड़ेंगे तो 1, मतलब 1 ही नीचे आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखिए 5 छक्के 30, 30 का मतलब 3 और 0 फिर जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। तो डिजिटल सम हमारे पास 3 आया है। आपके ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है उसको देख लीजिए, तो सिर्फ बी ऑप्शन में है, ये हो गया आपका, है ना। तो डीएस से भी ये सवाल आसानी से लग जाता, डीएस से बल्कि और जल्दी लग जाता, है ना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए आप तो नंबर ढूंढना पड़ता है ना, फिर काट के देखते, लेकिन डिजिटल सम से और आसानी से हो गया ये सवाल। ये सवाल देखिए ट्रिक से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो उलझे रह जाएंगे। कैलकुलेशन में अगर उलझ गए तो फिर सवाल मुश्किल हो जाता है ना। 4 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। हमने समझ लिया कि भाई 4 साल पहले जनसंख्या पॉपुलेशन 10,000 थी। पर कह रहा पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 20% थी, यानी कि हर साल सालाना 20% बढ़ रही थी। तो ये बताइए पहले साल अगर 20% बढ़ेगी तो 120% हो जाएगा कि नहीं। 120% यानी डिवाइड बाई 100, पहले साल भी, दूसरे साल भी 20% बढ़ रहा है तो 120% फिर से, है ना, हो गया कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए,
यहाँ पर कह रहा है कि चौथे वर्ष में जनसंख्या में 10% और अच्छा तीसरे और चौथे में, तो तीसरे वर्ष 10% कमी हुई यानी कि 90% बचेगा, 90% यानी डिवाइड बाई 100। और चौथे वर्ष 5% की कमी हुई, 5% कम होना मतलब यहाँ पर 95% बचना। इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए या तो डिजिटल सम लगाइए या फिर कोई डिविजिबिलिटी रूल देखिए। डिविजिबिलिटी रूल अगर देख पाएँ हम लोग तो बहुत आसानी से बता पाएंगे इसको, है ना। ये 90 है, 90 का मतलब इसमें 9 छुपा हुआ है, या फिर 0 से 0 काटेंगे तो 9 आएगा। 9 क्या नीचे कहीं से कट सकता है? नहीं कटेगा, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई ही होगा। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, 9 से कटने वाला नंबर होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसके सभी अंकों को जोड़िए, 5 और 1 6, क्या 9 से कटेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर इसके बाद इसको देखिए, 8 और 1 9 कट गया, बाकी यहाँ देखिए 4 2 6 और 8 14, 14 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए, यहाँ 6 3 9 कट जाएगा 9 से, 2 और 6 8 1 9, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कटने वाली है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है ना, हो सकता है। इसको भी चेक करिए, 3 है ना, 3 6 7 2 9, ये भी 9 से कट जाएगा क्योंकि 9 आ रहा है सबका योग, तो 9 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, मतलब 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं। इनमें से कौन सा सही होगा अब चलिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए कोई और इसमें तरीका ढूंढा जाए क्या? 4 अगर ढूंढेंगे तो या फिर 8 ढूंढ लेते हैं, 8 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि बड़े गौर से देखिए ना, यहाँ पर अगर देखा जाए सबको काटे हम अगर, है ना, 0 0 0 0 सबको काटें तो देखिए 2 0 ये 2 0 ये, 4 0 से 4 0 ये ख़त्म, 2 0 से ये 1 0 ये 1 0 कट गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 से ज़रूर कटेगा, तो ये 6 बचेगा आपका, है ना, और ये कितना बचेगा आपका? 5 हो जाएगा। 5 से फिर ये कटेगा, 5 से फिर ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 19। इससे अच्छा तो मल्टीप्लाई ही कर लिए होते, है ना। डीएस सॉल्व लगाना यहाँ पर ज़्यादा उचित लग रहा है हमको, क्योंकि ये फिर डीएस भी लगाएंगे तो इन दोनों को डीएस तो सेम आ जाएगा, है ना, लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुछ और कर सकते हैं क्या? 9 से तो पहले ही काट चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा चुके हैं। 19 एक नंबर दिख रहा है, क्योंकि 19 से काटना फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो 4 से दोनों ये भी कट रहा है, 12 ये 32 भी कट रहा है 4 से। और कौन सा रूल लगा है यहाँ पे? एक बार 9 से काट के देखते हैं, फिर देखते हैं 3 से कौन कटता है, या फिर 9 से फिर कौन कटता है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 से काटेंगे, किसी एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 9 से काट के या फिर 81 से काट के, है ना। और अगर वो नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन तो रखा ही है ना। तो किसी एक ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग, जैसे देखिए ये वाला है या फिर ये वाला ले लेते हैं। तो हमारे पास 16632 है, इसको पहले 9 से काटिए, 9 से काटेंगे कितना होगा? 9 1 9 है ना, तो बचा कितना? 7, 76 हो गया, 9 8 72, 4 बचा 43 हो गया, 43 हो गया, तो 9 5 45 है ना, सॉरी 9 चौक 36, ठीक है। 7 बचा, 9 8 72, कट गया 9 से। अब देखिए इसको, ये जो संख्या है ये 9 से नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि अब देखिए इस 9 से काट चुके हैं हम, तो इस 9 से अगर काट चुके हैं तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 और 3 फिर 9 आ गए। तो फिर 9 से अगर देखेंगे तो इसको 9 से काटने जाएंगे तो ये 9 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगी ये संख्या 9 से, तो मतलब ये ऑप्शन अब नहीं होगा, एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, जिसके लिए आपको बेस्ट टेक्निक बताने का प्रयास किया। इस टाइप से अगर आप लगाते हैं सवालों को तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप कम समय के अंदर सवालों को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से ये क्लास आप समझ भी गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।